नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत न्यूजीलैंड की हुकूमत को इस मामले में शिकस्त देने में कामयाब हुई है कि न्यूजीलैंड की हुकूमत ने आज लॉकडाउन का खात्मा किया, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने लॉकडाउन का खात्मा एक माह पहले ही कर लिया था। फर्क सिर्फ यह है कि न्यूजीलैंड के अंदर कोविड-19 मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और पाकिस्तान में कोविड-19 मुसलसल इसके केसेस में इजाफा हो रहा है। हालिया इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में 1,04,000 से ज्यादा कंफर्म्ड पेशेंट हैं कोरोना वायरस के, और इसके अलावा इतलात यह है कि पाकिस्तान में मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर्स खत्म हो चुके हैं, आईसीयू बेड्स खत्म हो चुके हैं। और सिंध के मुशीर इत्तेहाद मुर्तजा वहाब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट भी दी है कि लोग पैसे लेकर घूम रहे हैं लेकिन वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं है। इसी सूरत हाल में जब हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी अफवाज को टेस्टिंग किट्स का, मास्क का, ग्लव्स का तोहफा भेजा गया, आज लाहौर के जनरल अस्पताल में, मेयो अस्पताल में, सर्विसेज अस्पताल में और जिना अस्पताल में टेस्टिंग किट्स खत्म हो चुकी हैं, जिसके बायस से इन सारे अस्पतालों में कोरोना के मजीद टेस्ट होना भी बंद हो चुके हैं। एक जानिब हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जा रहे थे कि हम तमाम अस्पतालों में अप टू डेट सहूलियात देंगे, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत मुसलसल दीगर शोबों की तरह इन दावों में भी नाकाम नजर आती है। आप शहर के किसी दूसरे पेट्रोल पंप पर चले जाएं, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आटे की बोरी 805 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुंच चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है। इन हालात में एक जो गवर्नेंस मॉडल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एस्टैब्लिश किया है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुझे सबसे पहले ज्वाइन करेंगे मोहसिन अलवी, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि क्या इन सारे सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स इस वक्त दस्तयाब नहीं है? सूरत हाल कुछ ऐसी अफसोसनाक है अगर हम बात करें, क्योंकि पूरा एक ये सूबा जो है 10 करोड़ की आबादी है तकरीबन इसकी, और सबसे ज्यादा जो बोझ है वो लाहौर के ऊपर पड़ता है। पूरे सूबे में जहाँ भी कोई मसला होता है मरीज को तो उसे रेफर टू लाहौर कर देते हैं, और यहाँ पर 4-5 बड़े अस्पताल हैं जिनमें न्यू सर्विसेज और जर्नल और जिना अस्पताल। तो यहाँ पर कोरोना के हवाले से किटें फराहम की गई थी गवर्नमेंट की जानिब से, वो खत्म हो गई हैं, जिसके बाद यहाँ पर रोजाना सैकड़ों के हिसाब से लोगों के टेस्ट किए जाते थे। लेकिन अभी जो किटें मौजूद न होने की वजह से टेस्टिंग का अमल सारे का सारा रुक गया है। हुकूमत की जानिब से तमाम बड़े अस्पतालों में, हालांकि होना तो वैसे ये चाहिए था कि जितना बड़ा एपिडेमिक है, जितनी बड़ी वबा है, तो इस हवाले से तैयारी उतनी की जाती है। हमने देखा एनडीएमए के अंदर बातें की जाती हैं, करोड़ों अरबों रुपए का फंड दिया गया। महकमा सेहत के बारे में कहा जाता है कि पंजाब हुकूमत का जो फंड है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा उठा के इनको दे दिया गया। मोहसिन, इस हवाले से हनीफ पताफी का, मुशीर सेहत का या वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का मौकफ लेने की कोशिश की गई मीडिया की जानिब से? डॉक्टर यास्मीन राशिद मौकफ क्या देंगी, वो तो उनसे आप अगर सवाल करते हैं जो उनकी मजाक के या मंशा के खिलाफ है तो वो उसको जाती अना का मसला बना लेती हैं और जाती उनके साथ मामला शुरू कर देती हैं मुतल्लिका बंदे के साथ। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है। देखें, कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल सामने नजर आती हैं। जब आप कहते हैं कि पूरा मुल्क जंग की हालत में है, हालत जंग में है, और आपने सारे के सारे रिसोर्सेज और बजट उठा के कोरोना के टेस्टिंग के ऊपर और इसके इलाज पे लगा दिए हैं, तो ये सारा बजट कहाँ पर जा रहा है हमें तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि इसकी तो ना तो वैक्सीन है, जो आप कहेंगे बहुत ज्यादा वैक्सीन महंगी है, वो हम बाहर से ला के दे रहे हैं लोगों को, तो जब वैक्सीन इसकी नहीं है तो फिर पैसा कहां पे लग रहा है? अच्छा, ये बताइएगा मोहसिन अलवी के जितनी भी टेस्टिंग किट्स इन सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की जा रही थी, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से सप्लाई की जा रही थी, जिनको बाहर से जो खरीद रहे हैं या डोनेशंस आ रही हैं, तो इसकी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल एनडीएमए है? नहीं, एनडीएमए तो पूरे मुल्क को देखता है ना, फिर उसके नीचे आ जाता है पीडीएम, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो इसको देखती है, गवर्नमेंट देखती है। हुकूमत पंजाब इस बात का दावा बार बार करती है कि बहुत ज्यादा बजट जो है इसके ऊपर लगा दिया गया है। समझ वैसे ये नहीं आ रही कि बजट लग किस चीज पे रहा है। देखिए, और मोहसिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सरकारी अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स खत्म होते ही निजी लेबोरेटरीज के अंदर जो टेस्ट की कीमत है 3,500 रुपए बढ़ गई है। जी बिल्कुल, ये निजी लेबोरेटरियों का हर रोज ईद की तरह है, क्योंकि इन दिनों में जितना पैसा उन्होंने कमाना है, बहुत सारी निजी बड़ी लैब्स हैं जो इस वक्त रोजाना की बुनियाद पे लाखों करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की हुकूमत की जानिब से जब किटें खत्म होने का जो मामला है, और उन निजी लैब्स के अंदर शौकत खानम भी शामिल है, उसमें बहुत सारी लैब्स शामिल है ना, सारी जितनी प्राइवेट लैब्स है सारी की सारी उसमें शामिल है, क्योंकि सारी लैब्स टेस्ट कर रही हैं। और जैसे अब लोग इतना डरे हुए हैं कि लोग करवाना चाह रहे हैं टेस्ट, वो कह रहे हैं यार जितने भी पैसे लग जाए कहीं से भी हो, लेकिन हो
जब गवर्नमेंट की तरफ से उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो डेफिनेटली हमने देखा निजी लैब्स के बाहर बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2-2 दिन के अब लोगों को टाइम मिल रहा है, फिर उनका टेस्ट हो रहा है, 4-4 दिनों के बाद रिपोर्ट आ रही है। तो वो सारे का सारा बोझ है उधर चला गया। सिर्फ लाहौर नहीं है, आप सिर्फ लाहौर के तनाजुर में ना देखें सरकारी अस्पतालों को, पूरे पंजाब से लोग यहाँ पर आते हैं टेस्टिंग के लिए। अब क्योंकि सारे का सारा मामला 40 टेस्टों के ऊपर रहा है। अच्छा मोहसिन, एक बड़ा अहम नुक्ता यह भी है कि अगर एक सरकारी अस्पताल में या 2 सरकारी अस्पतालों के अंदर टेस्टिंग किट्स खत्म हो जाए तो हम उसे इत्तफाक करार दे सकते हैं, लेकिन अगर 4 बड़े सरकारी अस्पतालों में जो कि मराकज है पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर कोरोना टेस्टिंग के, वहां पर बैक वक्त टेस्टिंग किट्स खत्म हो जाएं, इसका मतलब है कहीं पर बहुत बड़ी मिस मैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग हुई है। या तो मिस हैंडलिंग हुई है या फिर मिस मैनेजमेंट जानबूझ के की गई है। जैसे भी आपने भी बात की कि निजी लैब्स के अंदर बहुत ज्यादा रश बढ़ गया है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है हम ही ये स्टोरी निकालें कि ये शायद किसी वजह से ये खिला डाला गया था ताकि उन निजी लेबोरेटरियों को नवाजा जाए, क्योंकि पहले ही 8 से 10 हजार में टेस्ट हो रहा था, 12 से 14 हजार रुपए में हो रहा है। तो एक टेस्ट के लिए इतनी ज्यादा दे रहे हैं, तो वो ऊपर से लाइनें इतनी लंबी लगी हुई हैं। सारे अस्पतालों से यकदम खत्म होना, ये जिस वबा के लिए आप हालत जंग में, आपको नहीं पता कि उसकी टेस्टिंग आप इतनी रोजाना कर रहे हैं। और मोहसिन, इन सरकारी अस्पतालों के एमएस साहिबान की जानिब से भी कोई मीडिया को मौकफ नहीं दिया गया कि क्यों टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई हैं? एमएस साहिबान के ऊपर बहुत पहले पाबंदी आयद कर दी गई थी कि वो कोरोना के हवाले से कोई बयान जारी नहीं करेंगे। तमाम अस्पतालों के एमएस साहिबान मुतालिका जो इंचार्ज हैं वो इस हवाले से अंदर खाते हुए शायद कुछ बता दें, लेकिन ऑफिशियल बयान नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट ने जब ये वबा आई थी तो उसके कुछ ही दिनों बाद जब ये इशू बना था, हाईलाइट होना शुरू हुआ था मीडिया के ऊपर, तो एमएस साहिबान के ऊपर तभी पाबंदी आयद कर दी थी, इसलिए वो कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ इसके ऊपर नहीं देख सकते हैं। लेकिन अच्छा मोहसिन, ठीक है मोहसिन, ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से जो SOPs असलम इकबाल साहब ने मुश्तहिर किए, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जिनके ऊपर जोर दिया, क्या उन SOPs पर वाकई लाहौर शहर की मार्केट्स में, बाजारों में अमल हो रहा है? अब ऐसी 2 चीजें हैं बुनियादी तौर पर, या तो वो हो रहा है कागजों के ऊपर। अगर आप बात करें ग्राउंड रियलिटी की, जमीनी हकायक की, तो कहीं भी इन SOPs के ऊपर, कवायद-ओ-ज़वाबित के ऊपर अमल होता हुआ हमने तो नहीं देखा। कम से कम ताजरों ने जो हुकूमत के साथ बातें किए थे कि हमारी मार्केटें खोल दें, ये करें हम, अब वो मुमकिन नहीं है। देखें, जमीनी हकायक कुछ और है। आप एक दुकान के अंदर 10 ग्राहक आते हैं तो या तो आप उनको खुद मास्क प्रोवाइड करेंगे या फिर लोगों को आप इस चीज का पाबंद बनाएं कि वो उसको वेयर करें, लेकिन ना तो लोग उसके ऊपर एहतियात कर रहे हैं और ना ही कोई करवाने में इस तरह संजीदा नजर आता है। आप जहाँ पे जाते हैं कुछ जगहों पे कार्रवाई करते हैं, लोगों को अंदर डालते हैं, दुकानें सील करते हैं, ये इस चीज का हल नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि लोग इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आपकी आवाम अभी तक ये समझती है कि कोरोना है ही नहीं। बहुत सारे लोग तो इसको अभी तक नहीं मानते, वो समझते हैं कि ये एक ड्रामेबाजी है। तो खुदारा जब तक आवाम लोग इसको समझेंगे नहीं, इसको सीरियस नहीं लेंगे, तब तक आप डंडे के जोर पे करोड़ों लोगों को किसी भी चीज को अपनाने के लिए कायल नहीं कर सकते हैं। ये एक यानी हुकूमत वक्त की इस वक्त अमली तौर पर पॉलिसी ये है कि जो बच गया, जो मर गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि हुकूमत की पॉलिसी अब ये नजर आ रही है कि बस अपना खाता साफ रखो, ये बताते जाओ कि ये मसले हैं भाई, अपना ख्याल रख लो। कोई रखता है तो ठीक है, ना रखे तो कह दो जी हमने तो कहा था तो आप नहीं रख सके। गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी तो ये थी ना कि आप अस्पतालों के अंदर वॉफर किट्स लेके आते। हमें याद है डेंगू का जब मामला था तो शहबाज शरीफ ने डेंगू का टेस्ट 90 रुपए में करवाया था। अब ये गवर्नमेंट जो है 8-10 हजार रुपए में टेस्ट करवा रही है, तो आप उसको टेस्ट को फ्री करके देने के लिए तैयार नहीं है। आप एक आम आदमी को कहते हैं अपना टेस्ट करवाएं, जिसकी महीने की इनकम 15,000 रुपए है, वो 8-10 हजार रुपए का अपना टेस्ट कहाँ से करवाएगा और अपनी फैमिली के कहाँ से करवाएगा? फिर इसका मतलब ये है कि अपना जो उसकी जमा पूंजी है उसको बेचे और अपने टेस्ट करवा ले। गवर्नमेंट को इस हवाले से जब इस वबा की सूरत हाल है और जंग की सूरत हाल में आप, तो आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए था। जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको इतना बढ़ाना चाहिए था कि हर बंदे का बिला रोक। अच्छा, जब तक मोहसिन ये टेस्टिंग किट्स खत्म नहीं हुई थी तब तक सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट कितने का हो रहा था और जो करवाना चाहता था उसका आसानी से हो जाता था? नहीं, गवर्नमेंट अस्पतालों में पैसे तो खैर नहीं लिए जा रहे थे, लेकिन उसका अमल इतना पेचीदा था कि वो आम आदमी वो करवा नहीं सकता। आप देखते हैं, आप अस्पताल के अंदर जाते हैं, लोग सिफारिशें ढूंढ रहे होते थे। हाँ जी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सारा दिन आप कमरे ढूंढते और नंबर देखते, 23 नंबर कमरा, 24 नंबर कमरा, वापस आ जाते हैं आप। अगर आपको पता लग भी जाए कि वहां पे हो रहे हैं तो फिर वो आपको आगे रिक्वायरमेंट बताते हैं, जाएं पहले डॉक्टर से लिखवाएं, सस्पेक्टेड होगा तो फिर अपना एडमिशन फॉर्म बनाएं। तो इन गन चक्रों में डाल देते हैं, फिर आम आदमी का टेस्ट नहीं हो पाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक, प्रेस रिलीज की हद तक और वजीर आला, वजीर सेहत पंजाब की बयान की हद तक तो सारा छोटा है।
हमने देखा है, हमें रोजाना लोग सैकड़ों की तादाद में कह रहे होते हैं टेस्ट करवाने। तो आप सिफारिश के बगैर कोरोना की टेस्ट नहीं करवा सकते, यानी नाअहली और गैर संजीदगी का आलम ये है कि आप एक मर्द जिसको आपने वबा करार दिया और उसको हालत जंग में करार दे, उसके लिए आप लोगों को सहूलत फराहम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, मुझे नहीं समझ और आती आप क्या ये करें। बताइएगा मोहसिन अलवी कि जो हमारे सरकारी महकमे हैं उनमें एहलकारों को क्या मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर मुनासिब मिकदार में स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोवाइड किए गए हैं? मैं आपको वैसे बताऊं, हम बहसीत कौम इखलाकी तौर पर भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसकी वजह यह है कि जब से ये मसला आया है तो अब सारे तिब्बी अमले का सारा फोकस इस बात पे होता है कि हमें आप मास्क दे दें, किट्स दे दें। आप यकीन करें कि जो लोग कोरोना वार्ड के अंदर जाके ड्यूटी करते हैं उनको अपनी किट लेने के लिए, म्यारी मास्क लेने के लिए बड़ी जदोजहद करना पड़ती है। तो जो आम बंदा अस्पताल की एंट्रेंस से लेके या दूसरी वार्ड के अंदर काम करता है तो उसकी सिचुएशन क्या होगी? मुझे एक डॉक्टर ने बताया, कहते इमरजेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी, बहुत तफसील से बता रहे थे कि किस तरह लाहौर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग किट्स खत्म हो चुकी हैं और नाकिस इंतजामात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है मोहतरम अब्रारुल हक ने, चेयरमैन है हिलाल अहमर पाकिस्तान के, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत मारूफ गुलकार भी हैं। रिसेंटली आपका कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया था। अब्रार साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी तबीयत कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे, माइल्ड सा फीवर था शुरू में और माइल्ड सी कफ थी, जिसके बाद मैंने टेस्ट करा लिया था और फिर अपनी फैमिली का भी मैंने टेस्ट करा लिया। तो अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। मैं समझता हूँ कि रेस्पिरेटरी कुछ डिसऑर्डर्स आपने नहीं किसी ने किए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर तो ये बाकी जो आम जुकाम है उससे भी माइल्ड चीज आपके लिए बन जाती है। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू हो तो फिर आपको वो डेंजरस साइड। अच्छा अब्रार साहब ये बताइएगा कि कितने दिन हो गए हैं आपका टेस्ट पॉजिटिव आए? आइसोलेशन में आपने क्या किया, अपने आप को किस तरह से मेंटली स्ट्रांग किया? कोई बहुत करीबी दोस्त थे जिन्होंने आपको हौसला दिलासा दिया? कुछ अगर अपना आप जाती एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में आपकी फैन फॉलोइंग है पाकिस्तान में। जी लेकिन जी, जब मुझे पता चला पहले दिन तो सच पूछे तो एक दफा एक शॉक तो लगता ही है इंसान को, बिकॉज इतने सारे लोग आपके इर्द गिर्द मर भी रहे हैं इसी बीमारी से और पता नहीं था कि ये किस तरह से ट्रीट होगा। तो सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट इश्यू होता है कि आपके ज़ाहिर कोई करीब नहीं आता, आपको आइसोलेट होना होता है। जी हाँ। वरना बीमार हो कोई आपका पता करने के लिए आता, आपको अच्छा लगता है सारा। जी हाँ। तो इसमें आपने जो भी है आप अकेले कमरे में बंद होते हैं। तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा शुरू में, लेकिन बस वही नमाज ने सहारा दिया। टेलीफोन जो है उसमें दोस्तों ने फोन करने शुरू कर दिए और पूरे पाकिस्तान से ही दुआएं हो रही और कुछ मखसूस अद्वियात भी आपने इस्तेमाल की, मल्टीविटामिन्स लिए आपने? एग्जैक्टली, खाना पीना अच्छा कर दिया, मल्टीविटामिन लिए। एक चीज मैं लोगों को कहूंगा कि हर किसी की ना सुने, डॉक्टर को जरूर राब्ता करें। मैंने जो किया, एक लकी मैं इस लिहाज से ये रहा कि चूंकि हमने कुछ दिन पहले ही 15 दिन के अंदर अंदर कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल पिंडी में बनाया था 120 बिस्तरों पे रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से। बाय द वे वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ी एक काबिल फख्र बात है, मीडिया ने उसको उठाया नहीं है, अलग बात है, लेकिन वो बन गया। तो मेरे चूंकि हम डॉक्टर्स के साथ राब्ता था मुस्तकिल और मुझे रियल टाइम बता रहे थे कि इस वक्त आपको क्या क्या कुछ करना है। और आपके बरतानिया और अमेरिका के डॉक्टर्स के साथ क्या इस्तेमाल किया आपने इब्रार साहब? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो अपना उसमें देखिए आपकी बॉडी के अंदर एक जंग चल रही होती है, एक आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ रहा होता है वायरस के साथ। एक तो कुछ टेस्ट कराना इंतहाई जरूरी है, वो करा लें, आपको पता चल जाता है कौन सी फौज जीत रही है। और 2 दिन के बाद जब आप कराएंगे तो बेस लाइन के बाद सेकंड टेस्ट में डिटरमिन हो जाएगा कि कितनवां दिन आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब गॉड फॉरबिड अगर आपकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो वो किस हद तक बिगड़ सकते हैं। आप कह रहे हैं कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के 2 दिन के बाद एक टेस्ट और कराना चाहिए? जी, वो अगर आप कहेंगे मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो मैं दे दूंगा। वो बड़े इंपॉर्टेंट। आई एम श्योर डॉक्टर्स को पता चल ही गया होगा, मोस्टली डॉक्टर्स जो वेल कनेक्टेड हैं, तो वो टेस्ट करा लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 7 दिन के बाद या 9 दिन के बाद आपकी क्या हालत होगी और कितनी बिगड़ी भी होगी, क्योंकि वो आपको पता बता देता है कि एक दुश्मन की फौज जीत रही है या आपकी बॉडी की फौज जीत रही है। अच्छा, जब आपने वो टेस्ट करवाया तो उसका क्या रिजल्ट आया? तो उसका जब रिजल्ट आया तो वो अच्छा था, बुरा नहीं था, शुक्र अल्लाह का। लेकिन जिन लोगों का वो रिजल्ट अच्छा ना आए उनको फिर एक इंटरवेंशन होती है, 2 इंजेक्शन होते हैं,
होते थोड़े वो महंगे हैं, मगर वो 2 इंजेक्शन अगर वक्त पे लग जाएं तो फिर ये है कि आपको 7-8वें दिन जो आपको रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है ना, वो नहीं होता, वो बच जाते हैं आप। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इस बीमारी को अभी भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पायलट एंड ट्रायल बेसिस। और ये जो बहुत सारे नुस्खे मार्केट में अबरार साहब घूम रहे हैं कि सना मक्की का कहवा इस्तेमाल किया जाए, फला हकीम फला बता रहा है, फला हकीम फला बता रहा है, जितने मुंह उतनी बातें अबरार साहब। लेकिन उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये जो हर्ब्स है ना, इसमें कोई इतना हर्ज नहीं है, इसको भी एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, मुनासिब सा लें। ये थोड़ा सा आपको मैदा लूज करता है सना मक्की का साथ। लेकिन साथ ही मैं ये बताऊंगा कि जो बाकी की मेडिसिन है ना, वो खुदारा वो आप किसी बंदे से पूछ के ना लें, कि मेरे से लोग पूछते थे आपने क्या खाया था, मुझे लिखवा दे। मैंने कहा भाई डॉक्टर से राब्ता करो, क्योंकि हर इंसान की केमिस्ट्री फर्क है उसकी बॉडी की ना। किसी को हेपेटाइटिस हो सकता है, किसी को शुगर हो सकती है, तो उनके लिए फिर वो नुस्खा फर्क होगा, वो किसी पेशेंट से नुस्खा ना ले। अच्छा अबरार साहब, आप एट द सेम टाइम चेयरमैन भी हैं हिलाल अहमर के, आप तो माशाल्लाह मुआशरे के मुतमव्वल तबके से ताल्लुक रखते हैं। आपको इस जंग के दौरान एहसास हुआ कि जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं और वो इस बीमारी का शिकार होते हैं, उन पर क्या बीतती होगी? आप यकीन करें, मैं बाई गॉड आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी 2 लोगों से ये बात की है, और जब से मैं ये फ्रूट खा रहा हूँ ना, मेरे ज़हन में ये कि मुझे डॉक्टर ने बताया था आपने फ्रूट खाना है, आपने सूप पीना है, देसी मुर्गे का सूप पीना है, तो मेरा ध्यान सिर्फ उन लोगों की तरह जो बात कर रहे हैं ना, उन लोगों का क्या बनता होगा जिनके पास देसी चिकन, तो क्या चिकन पता नहीं है या नहीं है, और मतलब फ्रूट खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए मैं लोगों से ये कहूंगा, जितने लोग सुन रहे हैं, फौरी तौर पे हम माशी हालत से आपकी दुरुस्त नहीं कर सकते, खुदारा आप लोग पेशेंट्स का जरूर ख्याल रखें। आपके इर्द गिर्द जितने गरीब लोग हैं, मुस्तहिक हैं, उनका ख्याल जरूर रख लें कि तो समझता हूँ इन दिनों में उनकी खाने पीने की जो चीज है ना, उनकी इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग। आपके क्वारंटाइन के दिन खत्म हो गए अबरार साहब? जी तकरीबन आज मेरा 11वां दिन है, 2-3 दिन के बाद मैं टेस्ट कराऊंगा इंशाल्लाह होपफुली। और आपके जो बकिया फैमिली मेंबर्स हैं वो महफूज हैं? नहीं, मेरी मिसेस को भी और मेरे एक बेटे को, हम तीनों क्वारंटाइन में हैं, अपने अपने रूम में। तो ये है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर अबरार साहब ये भी कहते हैं कि जिन अगर फैमिली मेंबर्स को इकट्ठे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए तो वो इकट्ठे भी आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा 2 राय हैं कि अगर इसमें जो वायरस लोड है वो भी मुंतकिल होता है। ठीक है, ये बड़ा अहम नुक्ता है, बहुत अहम नुक्ता है ये। जी इसमें ना थोड़ा सा को एहतियात शुरू में जरूर करनी चाहिए। 5-7 दिन कम से कम आप जो है ना, अगर पास आए भी तो मास्क लगा कर आए, और उसके बाद फिर खैर है, फिर आप मतलब एक ही रूम में 6 फुट के फासले पे आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा अबरार साहब, हमने देखा कि आज न्यूजीलैंड ने लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान किया। उनकी वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया कि पिछले 19 दिन से कोई कोविड-19 का पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने जिस मॉडल पर अमल किया वो एक कंप्लीट और सख्त लॉकडाउन था, और आज न्यूजीलैंड ने कोविड-19 के खात्मे का ऐलान कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जा रही है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान को भी न्यूजीलैंड के तजुर्बात से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए? देखिए, ये बातें करने के लिए तो बड़ी आसान है, लेकिन न्यूजीलैंड जैसे तो फिर पाकिस्तान ना, पाकिस्तान गरीब लोग मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, क्या करें? आपको मजबूरन आपको लॉकडाउन सॉफ्ट करना पड़ा। अगरचे साथ देखें उनकी कौम जो है वो, अगर आपने कोई पास ऑन किया है मैसेज, उन्होंने तो लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो भी करना है। पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है ना क्या हालत, क्योंकि जब अबरार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जब लॉकडाउन किया गया था तब भी वो लॉकडाउन ऐसा था कि लॉकडाउन दूर से देखने पर तो था, करीब से जाकर पता चलता था कि हर दुकान खुली है। नहीं, लोग बाकायदा लॉकडाउन देखने जाते थे पाकिस्तान, जाते हो मैं बच्चों को लेकर लॉकडाउन। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अबरार साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसे में पब्लिक हेल्थ के मुतालिक जो अवेयरनेस है वो फैलाना, तो चले वो तो एनजीओज का भी काम है, आप जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी जब बात करते हैं तो लोग उनकी बात को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, लेकिन हुकूमत का काम सिर्फ अवेयरनेस फैलाना नहीं होता। हुकूमत का काम ऐसे कॉन्क्रीट मेजर्स लेना होता है जिसके नतीजे में एक टेंजिबल चेंज आए। आप एग्री करते हैं इससे? देखिए, आप इस बात से एग्री करेंगे कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हेल्थ सर्विस डिलीवरी की तरफ तो तवज्जो दी न गई। 20-22 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं, और आपके सामने हुक्मरान हमेशा
बाहर से इलाज करवाने के लिए जी हाँ, जाते हैं, जी हाँ, इसलिए बिल्कुल। अस्पताल बनाया। आप नारोवाल की बात कर लें तो मेरा मुकाबला एक बड़े, वो कहते हैं जी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, 2 जी हाँ। वेंटिलेटर सरकारी अस्पताल में है, 15 हमारे पास है। अब इधर से उसके विजन का और मेरे विजन का अंदाजा लगा लें। मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन बात तो दुरुस्त है ना, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की कि इन लोगों ने ना हेल्थ सर्विस डिलीवरी इंप्रूव नहीं। अब इस वक्त मैं थोड़ी देर पहले फोन कर रहा था, वेंटिलेटर मैं एक ढूंढ रहा हूँ लाहौर में, मुझे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। मेरा एक दोस्त है अली इमरान, उसके किसी कजन को चाहिए, वो बेचारा अपसेट है काफी, इस वक्त वो मौजूद है किसी हॉस्पिटल में। तो 2-3 हॉस्पिटल से मैंने चेक किया, उधर से तो मुझे जवाब हो गया कि जी 5-5 हैं, हमारे पास 4 हैं, बुक हैं। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, खुदा की लिए अब आप इस चीज को सीरियस लेना शुरू कर दें। पहले तो आप कहते हैं पता नहीं कोरोना है भी कि नहीं, अभी तो ये सर चढ़ के बोल रहा है, अभी और कितना आएगा तो आप पीछे हटेंगे। बिल्कुल ठीक है। खुदा के लिए अननेसेसरीली बाहर जाने के, और अब हर बंदा खांस रहा है। मुझे जो भी दोस्त, मुझे मेरे एक दिन में कुछ 40 फोन आए हैं, यार मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं। अब सोचें जरा, अब ये सारे आज टेस्ट कराएं, आप इधर लैब के बाहर चले जाएं, मैंने कहा पता नहीं कोई छोटा सा धरना हो रहा है, क्या बात है, तो उधर दुनिया खड़ी हुई है बाहर टेस्ट करवाने के लिए। तो पेंडेमिक अभी नजर आ रही है आपको, विजिबल है। तो अब खुदा के लिए जिस कदर मुमकिन हो सके घरों में रहें, स्टे अवे, और जितने लोगों को हो गया वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, कोई बात नहीं। अब वो अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमा दे उनके लिए, और वो ऐसा डेवलप कर ले इम्यून सिस्टम के, बाद में वो डोनेट कर सकें अपना, जो बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, आप प्लाज्मा डोनेट करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह। मैं क्या, सारा पाकिस्तान ही करेंगे, दिलेर तो बड़े हम लोग, लेकिन सिर्फ अकल हमें करनी चाहिए कि अब बाहर नहीं निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बात कर रहे थे, अपने जाती एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। नासिर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अबरारुल हक साहब से कोरोना वायरस के हवाले से। इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द, पाकिस्तान का हर इदारा कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ है, और इस वक्त मेरे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर सैयद हम्माद आबिद। उनसे बात करते हैं। हम्माद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि ट्रैफिक पुलिस इस सिलसिले में किस तरह से हुकूमत की मदद कर रही है कोरोना के खिलाफ जंग में? जी हाँ, सबसे पहले जी, जब से ये लॉकडाउन इनिशियली स्टार्ट हुए तो ट्रैफिक पुलिस ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया कैपिटल सिटी के अंदर, जिसके अंदर हमने 144 जब नफाज हुआ था तो उसके ऊपर अमलदारी कायम करने के लिए हमने अपना पार्ट प्ले किया। और वो वाला फेज जब गुजरा तो अभी जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल, और इसके अंदर हमारा जो आप रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं हमारे कोविड के जो पेशेंट्स हैं, और उसके अंदर अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि इसमें हम गवर्नमेंटल SOPs की जो वायलेशन करेगा उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये डिसीजन किसने लिया है हम्माद साहब? जी, ये रिसेंटली ये जिस तरह हालात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि अभी चूंकि लोग अभी भी कुछ ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, और अभी चैलेंज ये है कि हमें इंसानी जानें बचानी है, तो उसके लिए हर इदारे को अपना अपना पार्ट प्ले करना है। लेकिन हम्माद आबिद साहब, बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, बहुत सारे तज्जिया निगार ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत अहसन इक़दाम है। इन द बेस लाइन इस इक़दाम की नीयत पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि ये जो इक़दाम है कि ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों के मास्क ना होने पर उनका चालान करे, आप लोगों की डोमेन से बाहर है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर कोई फैमिली जो है SOPs की मुखालफत करे तो महकमा वापदा सजा के तौर पर उनकी बिजली काट दे? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम जो रोड यूजर्स हैं, हम वहाँ पे हमारा एक पार्ट है कि हम लोगों को एजुकेट करें। तो जहाँ पे हम एजुकेट करते हैं लोगों को, वहाँ पे उनको वार्निंग्स भी हम देते रहे, लोगों से अंडरटेकिंग्स भी लेते रहे 144 की वायलेशन में। जो अभी डिसीजन लिया गया है, इट हैज बीन टेकन प्योरली इन गुड फेथ, और आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये कहता है कि जहाँ पे इंसानी जान को खतरा लाहक हो, वहाँ पे बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान किसी के पास भी इख्तियार है कि वो किसी भी एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है किसी की इंसानी जान बचाने के लिए। ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या सरकारी मुलाजिम ऑफ पाकिस्तान? कोई भी, एनीबडी जी। वी ऑल्सो आर पार्ट ऑफ, हम भी जाहिर बात गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट के एहलकार हैं, दे आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान,
और कोई भी ये मैयर ले सकता है। और आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी जितने लॉज हैं, बाई लॉज हैं, वो सब सर्वियंट। अच्छा हमाद साहब, ये बताइएगा कि इस डिसीजन को कोई भी पुलिस वाला और खास तौर पर ट्रैफिक पुलिस वाला मिस यूज ना करे, उस अथॉरिटी को, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखा है आपने? जी बिल्कुल, हमारा चेक एंड बैलेंस है। हमारे कोई 34 सेक्टर्स हैं ट्रैफिक पुलिस के लाहौर में, और उसके आगे हमारी पूरी डिविजन्स हैं। सेक्टर्स के अंदर हमारे पॉइंट ऑफिसर्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे बीट ऑफिसर्स होते हैं, बीट ऑफिसर्स पे पेट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं, सेक्टर इंचार्जेस हैं, सर्कल ऑफिसर्स हैं डीएसपी लेवल के, और उसके ऊपर एक एसपी होता है जिनको मैं सुपरवाइज करता हूँ। ठीक है। और बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हम। जो 8 हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 8 जॉइंट चेकिंग टीम्स बनाई हैं, उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस है, और ओवरऑल भी हमारे वार्डन्स पे बिल्कुल चेक। अच्छा हमारे साहब, ये जो चिंची रिक्शा है, जो कि एक गरीब आदमी की सवारी है, जिसमें 4 लोग आगे, एक सीट के पीछे 4 लोग पीछे फंसे हुए होते हैं, इसके ऊपर एसओपी हम किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं? जी हाँ, इसके अंदर आप ने महसूस किया होगा शुरू में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैन लगा, जब 144 का निफाज हुआ, तो उसमें बहुत ज्यादा जाहिर बात है हमें भी दुख होता था कि गरीब लोग हैं, इन्होंने अपनी दिहाड़ी कमानी है और बच्चों का पेट पालना है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी थोड़ी सी नरमी की इनके साथ, और हमने थ्रू आउट दी लॉकडाउन इनिशियल हमने रिक्शों के ऊपर और चिंचीज के ऊपर हमने ना उनको शुरू में हमने इम्पाउंड किया, जब हमें महसूस हुआ कि ये गरीब लोग हैं और इनका जरिया माश ये है, तो उनके साथ हमने रिलैक्सेशन दी और उनको हम वार्न करते रहे, उनसे एफिडेविट्स लेते रहे, लेकिन हमने उनको ना इम्पाउंड किया ना उनकी चलानिंग की थी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज सुबह मेरी नज़र एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वैन पर पड़ी हमाद साहब, और आप यकीन कीजिए कि उसके अंदर किसी किस्म के एसओपी पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। सवारियां जो थी बिल्कुल मुर्गों की तरह ठूस कर बिठाई गई थी कि 1-2 बंदों ने मास्क भी पहना हुआ था, जैसे रस्म दुनिया हो मास्क पहनना, और ऐसे इस बात को इंश्योर करना कि क्योंकि आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने एक एडिशनल जिम्मेदारी अपने सर ली है, तो हम ये भी देखते हैं कि खासतौर पर जो सरकारी गाड़ियां होती हैं मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाली, उनके तो चालान ही नहीं होते हमाद साहब। जी नहीं, उनके बिल्कुल चालान होते हैं जी। वी आर मेंटेनिंग फिगर्स और हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्ट डोमेन है ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। गवर्नमेंटल एसओपीज हैं, उन्होंने इंश्योर करना है कि उस पर अमलदारी कायम करें। जिस तरह ताजरों की जिम्मेदारी है कि दुकानदारों के ऊपर, और दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि ग्राहकों के ऊपर वो एसओपीज पे अमल दरामद कराएं, इस तरह हर डिपार्टमेंट को अपनी नहीं, तो ये जो रोड के ऊपर सड़कें गाड़ियां चल रही हैं खासतौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इनके एसओपीज पर इनके अमल कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जी, वी आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। हम लोग उनकी कॉल पे हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत महसूस होती है तो लेकिन जिस रूल के आर्टिकल 9 के तहत आपने हमें हवाला दिया था कि आप लोगों के मास्क चेक कर सकते हैं, उसी रूल के तहत इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी तो आप बीइंग अ रोड यूजर चेक कर सकते हैं ना? डेफिनेटली कर सकते हैं, और हम कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग फिगर्स। आज भी हमने लगभग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई 300 व्हीकल्स को चलान किया ऑन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी। अच्छा एक बात हमारे साथ बताइएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्या ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा? जी हाँ, ये स्पेशली जी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई आजकल के दिनों के अंदर। जब आपने देखा कि नेशनल बैंक के अंदर पहले चालान जमा होता था और लोग उनके ऑपरेशंस महदूद हुए, तो बहुत ज्यादा रश लगना शुरू हो गया नेशनल बैंक की ब्रांचेस पे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पीआईटीबी के इश्तिराक से हमने जो सिस्टम डेवलप किया है, तो उसका ये फायदा है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आप कहीं पे भी ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू वन लिंक के साथ जो मुंसलिक हैं, किसी भी बैंक ब्रांच में ओवर द काउंटर जाके ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इजी पैसा, मोबी कैश, किसी भी जरिए से आप फाइन पे कर सकते हैं। अभी हमने नई चालान टिकट्स रिवाइज की हैं जिनके ऊपर पीएसआईडी कोड दिया है 18 डिजिट। सही। उसके थ्रू कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिलर में फाइन्स पे हो सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक लैंडमार्क अचीवमेंट है और इनिशिएटिव है। नो डाउट। और इसको आप कोरोना के बाद भी कंटिन्यू करने का इरादा रखते हैं? ऑब्वियसली ये तो पूरे लाहौर में अभी सीएम साहब ने 6 जून को इसको लॉन्च कर दिया है और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। अच्छा हमाद साहब, मैं रोज जब घर से ऑफिस आ रहा होता हूं तो एफसी कॉलेज का जो पुल है जो कि ज़हूर इलाही रोड की तरफ सड़क मुड़ती है, वहां पर 3-4 ट्रैफिक पुलिस वाले इकट्ठे खड़े होते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, 2 ने मास्क पहने होते हैं, 2 ने मास्क नहीं पहने होते, और उनके सामने जो 2 सिग्नल्स हैं, एक कॉर्नर पे और एक इस तरफ, वहां पर जो भिखारी होते हैं अपने मशगलों में मसरूफ होते हैं, उन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं। क्या कहेंगे आप?
या भिखारियों के लिए जी वही मैं बात करता हूँ कि हर इदारा अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो ऑब्वियसली, और हम लोग इंफरादी जिम्मेदारी भी पूरी करें, इज्तिमाई भी, तो बेहतरी आ सकती है। उसके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बट पुलिस के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई की। नहीं सर, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर अगर कोई शख्स आकर ट्रैफिक के अंदर हर्डल पैदा करता है, क्योंकि जब ट्रैफिक सिग्नल खुलता भी है तो उन हेजड़ों को, उन भिखारियों को वापस अपनी पोजीशंस पर जाने के लिए 10-15 सेकंड्स दरकार होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ता है। मात साहब जी, उस पे हम करते हैं, इसीलिए हम लोग अपना पार्ट प्ले करते हैं, उस पर अभी डेली स्टार्ट हम मेंटेन करते हैं। उनके खिलाफ एंटी बैगरी एक्ट में हम उनको लोकल थाने को देते हैं, वो लोग उस पर FIR करते हैं, बट इसके लिए तो पूरी एक ऑल आउट इफेक्टिव एक। और अपने ट्रैफिक वार्डन्स को कोरोना से बचाने के लिए आप लोग क्या करें सर? जी, जो आपने सवाल किया कि कहीं पे दो ने मास्क पहने होते हैं, वो भी उनकी इनफरादी उनका एक्ट है। हम लोग बहुत सख्ती कर रहे हैं, हमने इनको फेस शील्ड्स भी दिए, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट के ऊपर इनके पास फेस शील्ड हैं, हमने 3 प्लाई इनको सर्जिकल मास्क दिए हैं, ग्लव्स इनको प्रोवाइड करते हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि SOPs पे फॉलो करें, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज रोज एक ट्रैफिक वार्डन को हमाद साहब एक मास्क दिया जाता है? जी, हमने इनको पिछले दिनों भी राशन दिए हैं जिसके अंदर 10 मास्क थे। ठीक है। उसके अलावा अभी भी हम कल एक बल्क में प्रोक्योर कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल अगले 2 महीनों की उनकी रिक्वायरमेंट्स हम मीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद आबिद साहब, बहुत तफसील से उन्होंने उन तमाम सवालात के जवाब दिए जो कोरोना पैंडेमिक के हवाले से और उसके अलावा ट्रैफिक इंतजाम के हवाले से लोगों के ज़हनों में से। मुझे नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे CTO हम्माद आबिद साहब से कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की वबा के दिनों में एक अफवाह ये भी सोशल मीडिया पर फैलाई गई कि किस तरह से जो मुर्गी का गोश्त है वो मुज़र सेहत है और वो भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। इस अफवाह की तरदीद तो आ गई, मगर इस अफवाह के बाद से मुर्गी के गोश्त की जो कीमत थी वो कम होना शुरू हुई, लेकिन उसके साथ साथ इसकी सेल्स में भी फर्क पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ चौधरी मोहम्मद फरगाम साहब मौजूद हैं, रीजनल चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। फरगाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि क्या वाकई कोई साइंटिफिक स्टडी हुई है जिसके नतीजे में ये साबित किया गया है कि कोरोना का और चिकन का कोई ताल्लुक नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। आज से तीन दिन पहले जो है वो एक सोशल मीडिया पे कुछ बंदों ने फेसबुक पे ये लेटर हेल्थ मिनिस्ट्री का एक जाली फेक डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, जिसपे काफी लोग परेशान हुए कि शायद कोई इस कोरोना का और हेल्थ का कोई आपस में कनेक्शन है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन 9 बजे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, इसके अलावा जितने भी दूसरे पाकिस्तान के फूड से रिलेटेड डिपार्टमेंट से, उन्होंने इसकी तरदीद की और पता ये चला कि कोरोना और मुर्गी का आपस में ऐसा कोई लिंक नहीं है, बल्कि ये है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी एनहांस करना चाहते हैं तो इसमें दूध, अंडा और मुर्गी का गोश्त और मछली वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम। लेकिन चौधरी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रोटीन के इस्तेमाल से इम्यून सिस्टम इंसानों का बेहतर होता है, लेकिन ईद के दिनों में जिस तरह गोश्त की कीमतों को, खासतौर पर चिकन की गोश्त की कीमतों को पर लगे, जिस तरह से इसने बीफ को भी क्रॉस किया और उसके बाद हमने देखा कि इंतजामिया की जानिब से 260 रुपए कीमत मुकर्रर की गई, बाजार में 480 तक का बिकता रहा, उसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? नहीं, आप थोड़ा सा इसमें बैक पे जाएं। आज से तकरीबन 3 माह पहले जब पाकिस्तान में पहला पेशेंट कोरोना का आया, उसके बाद जब हुकूमत ने लॉकडाउन का सोचा, उस वक्त खबरें ये आ रही थी कि शायद लॉकडाउन होगा या कर्फ्यू लगेगा। इन दोनों में फार्मर ने बिल्कुल चूजा जो तो डे ओल्ड था वो डाला ही नहीं है फॉर्म से, वो अपने फॉर्म बंद कर दी और जो मुर्गी तैयार थी उसको औने पौने दामों में उसे सेल किया, जिस वजह से जो तकरीबन 45% जो थी हमारी प्रोडक्शन वो डिस्टर्ब हुई। जब 40 दिन के बाद वो आ रहा था तकरीबन 10-12 रमजान को, 10-12 रमजान में ये हुआ कि
तकरीबन हमारी 40 से लेकिन चौधरी फरगाम साहब, पिछली छोटी ईद पर तो कोरोना वायरस का नामो निशान नहीं था, तब भी मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ था, उसकी वजह कुछ और थी। सर यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब 10-12 रमजान हुआ है तो उस वक्त प्रोडक्शन तकरीबन 45% कम थी, जिस वजह से डिमांड और सप्लाई की नहीं, ये बात तो हमने मान ली ना कि इस साल ये हुआ, कोरोना की वजह से नया चूजा नहीं डाला गया, लेकिन पिछले साल छोटी ईद पर जब मुर्गी के गोश्त की कीमत में 100 से 125 रुपए तक का इजाफा देखा गया, उसकी वजह कुछ और थी, क्योंकि तब तो कोरोना नहीं था। नहीं, उसकी वजह ये होती है कि हमारा एक पाकिस्तान में ये अलमिया है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन एक साल, पूरा साल जो तकरीबन यूनिफॉर्म होती है। और उसकी वजह ये नहीं होती है कि त्योहारों के दिनों में जो माफियाज होते हैं वो लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट करने के लिए कोशिश करते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें बैक पे जाए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। होता ये है कि जब आप यूनिफॉर्म इसकी प्रोडक्शन है और जब उसकी डिमांड बढ़ती है, आप नहीं, यानी ईद उल अजहा और ईद उल फितर के मौके पर या त्योहार के मौके पर आप लोग ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते हैं? नहीं, प्रोडक्शन आप कर नहीं सकते ना। जो आप आज चिकन खा रहे हैं, इसका तकरीबन साल से 1.5 साल पहले जो है ना, वो इसका पेरेंट्स था, उसका 2 साल पहले उसका ग्रैंड पेरेंट यहाँ पे पाकिस्तान में आया। आप फौरी तौर पे ना तो इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ना कम हो सकते हैं, ये तकरीबन साल से 1.5 साल का प्रोसीजर है। होता यह है कि हमारे 95% जो है ना हमारी स्लॉटरिंग वो है यहाँ पे दुकानों पे और गली मोहल्लों में। इसमें आप अपनी प्रोडक्शन को रोक नहीं सकते। वो आपका जब फ्लॉक तैयार होता है 40-45 दिन में आपने फौरी तौर तो उसको सेल करना होता है। और हमारे जो इवेंट्स हैं वो वेरिएबल है। जिस तरह आपने देखा हो कि मुहर्रमों में डिमांड कम हो जाती है, ईद उल अज़हा में डिमांड कम होती है, और जब ये फसल गंदम की फसल की कटाई का मौसम होता है डिमांड कम हो जाती है, और कुछ दिनों में डिमांड कम हो जाती है। फार्मर तकरीबन कोई 8 से 9 माह जो लूज करता है, और 2 से 3 माह ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी सी डिमांड ज्यादा होती है और वो थोड़ा सा उसको मिलना होता है। ये बदकिस्मती इस दफा ये हुई है कि 12-13 रमजान के बाद थोड़ा सा फार्मर ने जो आप पीछे उसने 60 से 65% बिलो कॉस्ट अपनी मुर्गी सेल की थी, उसमें उसको रिकवरी होनी थी, वो उसका पैच रह गया। आपने देखा है तो फरगाम साहब, जिस हुकूमत ने 260 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर कर डाली, ऐलान कर डाला, आपसे मशवरा भी नहीं किया? नहीं, हमने उस पे उनसे मीटिंग्स की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। देखिए, वो 4 अप्रैल को हमारी मीटिंग हुई थी सेक्रेटरी लाइफस्टॉक से। उसने कहा कि आप ये करें, उस वक्त 80 रुपीज से फार्म रेट था। उन्होंने कहा भी आप 125 कर लें। हमने कहा भी हम 80 से 90 नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर डिमांड सप्लाई है। इसका एक ही असूल है, अगर आपने प्रॉपर इसकी सप्लाई रखनी है कि ग्रो मोर, हम प्रोडक्शन ज्यादा करें। और प्रोडक्शन तभी ज्यादा हो सकती है जब थोड़ा सा फार्मर को रेट मिल रहा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद फरगाम साहब। उनका ये कहना था कि ईद के दिनों में जब चिकन की 260 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई, जिस पर कहीं अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर हुकूमत ने उनके साथ कोई मशवरा नहीं किया। मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।